दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पूछे गए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर असिस्टेंट, अपर निजी सचिव, ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर का संपूर्ण चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर देखेंगे, जिसमें 8300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एनटीए द्वारा जारी आंसर की द्वारा प्रमाणित विस्तृत विश्लेषण एवं व्याख्या सहित हल है तथा इसमें 55 सेट है। दोस्तों यह 2025-26 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं उसमें पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस कड़ी में हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री एवं मेडिवल हिस्ट्री कर चुके थे, जो कि वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहाँ आपको मिल जाएगा। आज हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है बंगाल पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसको आप ज्वाइन करिए। वहाँ बहुत से बुक का PDF शेयर किया जाता है, जिसको आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज के क्लास में हम बंगाल देखेंगे, तो बंगाल से संबंधित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 29, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो पूछ रहा है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो जो बक्सर का युद्ध है यह 1764 में लड़ा गया था। इसका ऑप्शन बी सही है। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मीर कासिम के नेतृत्व में अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया। इस निर्णायक लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता की पुष्टि की। क्वेश्चन नंबर 30, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी के स्वामित्व का जिम्मा मिला। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी के स्वामित्व का जिम्मा मिला। तो जो पीट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी के स्वामित्व का जिम्मा मिला। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी के स्वामित्व का जिम्मा दिया गया। यह अधिनियम दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 31, उस युद्ध का नाम बताइए जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। पूछ रहा है ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। तो जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे ये प्लासी के युद्ध में पराजित हुए थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निर्णायक जीत मिली। यह जीत नवाब की सेना के सेनानायक रहे मीर जाफर के दल बदल से संभव हुई। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। तो जो चार्टर एक्ट 1833 था, चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल है यह भारत का गवर्नर जनरल बना। तो यह चार्टर एक्ट 1833 के तहत। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल विशिष्ट विधायी शक्तियों के साथ भारत का गवर्नर जनरल बन गया। बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसियों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को नागरिक और सैन्य शक्तियां दी गई। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इस अधिनियम ने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और यह एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गया। 1833 के अधिनियम द्वारा ही 1833 में विधि आयोग की स्थापना की गई और लॉर्ड मैकाले इस विधि आयोग के पहले अध्यक्ष बने। तो जो विधि आयोग है इसका निर्माण 1833 में की गई तथा लॉर्ड मैकाले विधि आयोग के पहले अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 33, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था। तो पूछ रहा है कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था। तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला था। तो इसका ऑप्शन
बी सही है। तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजू दौला था। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजू दौला इस गद्दी का उत्तराधिकारी बना। सिराजू दौला अपने ही दरबार में कई प्रतिद्वंदियों से घिरा हुआ था, जिन्होंने प्लासी का युद्ध जीतने में अंग्रेजों की मदद की। फोर्ट विलियम के आत्मसमर्पण के कुछ ही समय बाद 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की एक छोटी सी कोठरी में 146 ब्रिटिश कैदियों को कैद कर लिया, जिनमें 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना को ब्लैक होल की घटना के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध की घोषणा में मीर कासिम और शुजाउद्दौला के साथ जुड़ गया था और बाद में बक्सर के युद्ध में ब्रिटिशों द्वारा हरा दिया गया? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा शासक है जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध की घोषणा में मीर कासिम और शुजाउद्दौला के साथ जुड़ गया था, बाद में बक्सर के युद्ध में ब्रिटिशों द्वारा हरा दिया गया था? तो यह जो था बहादुर शाह जफर, जो मुगल शासक था, हारने के बाद इसे रंगून भेज दिया गया था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, शाह आलम द्वितीय या बहादुर शाह जफर। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो 1764 में बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना का सामना अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई, जिसमें तीनों संयुक्त सेनाओं की हार हुई। इस युद्ध के फलस्वरूप ब्रिटिश कंपनी को भारत पर शासन करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन एक बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? तो जो वारेन हेस्टिंग है, वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। इसके समय में पीट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ तथा 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई ब्रिटिश का भारत में बढ़त करने के लिए जिम्मेदार है? तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सी लड़ाई है जो ब्रिटिश का भारत में बढ़त करने के लिए जिम्मेदार है? तो जो बक्सर की लड़ाई है, जो कि 1764 में हुआ था, यह ब्रिटिश का भारत में बढ़त करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो ब्रिटिश सेना तथा बंगाल के पदच्युत नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बहादुर बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के मध्य 1764 में लड़े गए बक्सर के युद्ध को एक निर्णायक युद्ध कहा जाता है, जिसके पश्चात ही अंग्रेजों का भारत पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसी युद्ध में कंपनी का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर प्रभुत्व स्थापित हो गया और शुजाउद्दौला अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया। क्वेश्चन नंबर 37, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो प्लासी का युद्ध है, यह 1757 में लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों तथा नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। अंग्रेजों की ओर से इस युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जबकि नवाब की ओर से सेना का नेतृत्व विश्वासघाती मीर जाफर कर रहा था। यह युद्ध नदिया जिले में भागीरथी के तट पर स्थित प्लासी नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में नवाब की तरफ से फ्रांसीसी भी युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध में मीर मदान तथा मोहनलाल ने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध किया। तो मीर मदान और मोहनलाल ने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध किया, जिसमें मीर मदान मारा गया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। इस हार का मुख्य कारण मीर जाफर तथा राय दुर्लभ का विश्वासघात करना था। तो नेक्स्ट चैप्टर पंजाब से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि कब और कहाँ हुई? तो पूछ रहा है कि जो रणजीत सिंह है और अंग्रेजों के मध्य संधि कब और कहाँ हुई? तो 1809 में अमृतसर की संधि अप्रैल 1809 में हुई। यह रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य संधि को अमृतसर संधि कहा जाता है। अमृतसर संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई थी। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम था। इस संधि के द्वारा सतलज पार की पंजाब की रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई तथा सतलज के पश्चिम में पंजाब का शासक रणजीत सिंह को मान लिया गया। तो जो अमृतसर की संधि हुई थी 25 अप्रैल 1809 में, तो जैसे सतलज नदी है, तो सतलज नदी के जो पश्चिम के क्षेत्र है वह रणजीत सिंह के अंडर में आ गया तथा जो पूर्व का क्षेत्र है वह अंग्रेजों के अंडर में आ गया था। तो क्वेश्चन नंबर 39,
भारत के विभाजन के समय निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत का कौन सा प्रांत एक वद्ध और स्वाधीन होने की योजना लेकर आगे आया? तो यह पंजाब था। तो भारत के विभाजन के समय में पंजाब ऐसा प्रांत था, जो ब्रिटिश भारत का ऐसा प्रांत था जो एक वद्ध और स्वाधीन होने की योजना लेकर आगे आया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पंजाब। भारत के विभाजन के समय पंजाब प्रांत एकजुट और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना लेकर आगे आया, जबकि भारत की स्वतंत्रता से पहले असम, बंगाल, बिहार भारत का हिस्सा बन गए थे। नेक्स्ट टॉपिक, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन से एक्ट अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव दिया? तो जो 1935 भारत सरकार 1935 का अधिनियम था, इसने प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव दिया। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव दिया गया था, अर्थात प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक कार जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को बोला था कि ये कार तो है जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में चुनाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ था? तो भारत में चुनाव के सिद्धांत का प्रतिपादन कब और किसके द्वारा हुआ था? तो भारत में चुनाव का प्रतिपादन जो है भारत परिषद अधिनियम 1892 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत में चुनाव के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा हुआ था। तो इसी अधिनियम के परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। विधानमंडलों की शक्तियां बहुत सीमित थी, सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रशासन के विषय को दो श्रेणियों केंद्रीय और प्रांतीय में वर्गीकृत किया था? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसने प्रशासन के विषय को दो श्रेणियों केंद्रीय और प्रांतीय में वर्गीकृत किया था? तो यह जो था भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। तो इसका ऑप्शन डी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रशासन के विषय को दो श्रेणियों केंद्रीय और प्रांतीय में वर्गीकृत किया। इस अधिनियम के आगमन के दौरान लॉर्ड मांटेग्यू भारत सचिव के पद पर तैनात थे, जबकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इन दोनों ब्रिटिश अधिकारियों के नाम पर ही भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में द्विशासन द्वितंत्र की अवधारणा प्रथमतः प्रस्तुत की गई थी। तो भारत में द्विशासन द्वितंत्र की अवधारणा कब प्रस्तुत की गई थी? तो भारत में द्विशासन की स्थापना जो है मोंटफोर्ड सुधार द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत में द्विशासन द्वितंत्र की अवधारणा प्रथमतः मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। द्वैध शासन के प्रतिपादक लियोनल कार्टियस थे। भारतीय शासन अधिनियम 1919 में लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुए। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में प्रस्तुत किया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के 1935 के अधिनियम का अंग नहीं था? तो केंद्र में द्वैध शासन का समापन तथा प्रांतीय द्वैध शासन की स्थापना, यही भारत सरकार अधिनियम 1935 का अंग नहीं था। तो इसका ऑप्शन ए गलत है, मतलब ऑप्शन ए सही है, यही अंग नहीं था। द्विसदन विधानमंडल 1935 के भारत शासन अधिनियम का अंग था, तथा जो है राज्य की स्वायत्तता ये भी था। अखिल भारतीय संघ ये भी था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लागू किए गए विभिन्न प्रावधानों में से प्रमुख था। प्रांतों में 1919 के अधिनियम से लागू द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई। 1935 के उक्त अधिनियम द्वारा निम्नलिखित अन्य प्रावधान किए गए: अखिल भारतीय संघ फेडरेशन की स्थापना, प्रांतों को स्वायत्तता तथा संघीय न्यायालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 45,
1919 का भारत सरकार का कानून क्या था? तो जो 1919 का भारत सरकार का कानून था यह क्या था? तो 1919 का भारत सरकार का कानून प्रांतीय परिषद में चुनाव को अनुमति। तो जो 1919 का भारत सरकार का कानून था यह प्रांतीय परिषद में चुनाव को अनुमति देता था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो 1919 के भारत सरकार के कानून, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, के द्वारा प्रांतीय परिषदों में चुनाव की अनुमति प्रदान की गई थी। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया, पहला आरक्षित तथा दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी परिषद की सलाह पर करता था, जबकि हस्तांतरित विषयों को गवर्नर प्रांतीय मंत्रियों की सलाह से लागू करता था। इसी कारण प्रांतीय परिषदों में निर्वाचन की अनुमति दी गई। क्वेश्चन नंबर 46, 1935 का नया अधिनियम हम पर थोपा गया। यह बाहर से तो कुछ कुछ लोकतांत्रिक दिखाई देता है, परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला। यह शब्द किसने बोला था? तो ऐसा किसने बोला था कि 1935 का जो नया अधिनियम है यह हम पर थोपा गया, यह बाहर से कुछ तो लोकतांत्रिक दिखाई देता है, परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला। तो ऐसा बोले थे पंडित मदन मोहन मालवीय, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो 1935 का नया अधिनियम हम पर थोपा गया। यह बाहर से तो कुछ कुछ लोकतांत्रिक दिखाई देता, परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला। यह पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था। चैप्टर 4, औपनिवेशिक शासन एवं अर्थव्यवस्था, कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमी। तो क्वेश्चन नंबर 47, 19वीं सदी में किस व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए भारतीय आर्थिक निकास पर एक पुस्तक लिखी थी? पूछ रहा है कि 19वीं सदी में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ब्रिटिश शासन द्वारा ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए भारतीय आर्थिक निवास पर एक पुस्तक लिखी? तो यह जो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो 19वीं सदी में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए आर्थिक निकास पर पुस्तक लिखी। भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में प्रस्तुत किया। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक शोध ग्रंथ में भारत से धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को समस्त बुराइयों की बुराई, इविल ऑफ ऑल इविल्स बताया है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में उन्नत किए गए? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा उद्योग है जो अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में उन्नत किए गए? सूती वस्त्र उद्योग, भारी अभियांत्रिक मशीन, कोयला खदान। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में उन्नत किए गए? तो सूती वस्त्र उद्योग नहीं उन्नत किया गया। इसमें से जो है भारी अभियांत्रिकी मशीन एवं कोयला खदान, यही उद्योग जो है अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में उन्नत किए गए। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 2 और 3 होगा। तो 19वीं सदी के शुरुआत तक इंग्लैंड में बने सूती वस्त्र ने अमेरिकी, यूरोपीय और अफ्रीकी बाजारों में भारतीय कपड़ा सामानों की प्रतिस्पर्धा को सफलतापूर्वक हरा दिया। इसे हम इस इसे हम इस इस नि- इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उस समय सूती वस्त्र उद्योग की भारत में अवनति हुई। दिए गए विकल्प में से भारी अभियांत्रिकी मशीन और कोयला उद्योग अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में उन्नत हुए थे। क्वेश्चन नंबर 49, ब्रिटिश भारत में 3 प्रेसिडेंसी शहर कौन से थे? तो ब्रिटिश भारत में 3 प्रेसिडेंसी शहर जो है कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास थे। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास ब्रिटिश भारत में 3 प्रेसिडेंसी शहर थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में कंपनी राज के समय, पूछ रहा है कि भारत में कंपनी राज के समय जोतेदार किन्हें कहा जाता था? तो पूछ रहा है कि भारत में कंपनी राज के समय जोतेदार किन्हें कहा जाता था? भारत में कंपनी राज के समय जो जोतेदार है, ये जो थे यह समृद्ध किसान थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो भारत में कंपनी राज के समय जोतेदार समृद्ध किसानों अर्थात अमीर किसानों का वर्ग था, जो विभिन्न क्षेत्रों में हवलदार, गणितदार, बरगदार और मंडल के रूप में जाने जाते थे। अस्थायी बंदोबस्त के दौरान जमींदार और जोतदार
ग्रामीण वर्ग संरचना के शीर्ष स्तर पर गठन करते थे। इन दोनों के बीच भूमि में काश्तकारी अधिकार वाले आत्मनिर्भर किसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे और मद्रास में 1820 के अंतर्गत सरकार और कृषकों के मध्य प्रत्यक्ष समझौते को किस रूप में जाना जाता है? तो जो बॉम्बे और मद्रास में जो 1820 के अंतर्गत सरकार और कृषकों के मध्य प्रत्यक्ष समझौता हुआ था, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जो रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा प्रारंभ की गई रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था मद्रास, बम्बई तथा असम के कुछ भागों में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि के मालिकाना हक तथा कब्जाधारी अधिकार दिए गए एवं वे व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान अदा करते थे। क्वेश्चन नंबर 52, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का व्यापारिक चरण कब से कब तक था? पूछ रहा है कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का व्यापारिक चरण था यह कब से कब तक था? तो यह जो था 1757 से 1813 तक था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का व्यापारिक चरण 1757 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक माना जाता है। प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। इस चरण में कंपनी ने कम कीमत पर भारत में तैयार माल को यूरोपीय देशों में निर्यात कर खूब लाभ कमाया। 1813 ईस्वी में कानून बनाकर भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जंगलों के काटने का कौन सा कारण नहीं था? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जंगलों के काटने का कौन सा कारण नहीं था? रॉयल नेवी के लिए जहाज़ों का निर्माण, ऑप्शन बी जूट लगाने के लिए यूरोप के लोगों को साफ भूमि प्रदान करना, ऑप्शन सी रेल लाइन स्लीपर बनाना, ऑप्शन डी लोकोमोटिव को चलाना। तो इसके लिए जो जंगल काटने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो लोकोमोटिव को चलाना भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जंगलों के काटने का कारण नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश काल में लोकोमोटिव को चलाने के लिए ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता था, जो अधिकांशतः कोयला खदानों से प्राप्त होता था। औपनिवेशिक शासकों ने जूट, चीनी, गेहूं आदि जैसी व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। यूरोप में वस्तुओं की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए चाय, कॉफ़ी और रबर के बागानों के लिए प्राकृतिक वनों के बड़े क्षेत्रों को साफ कर दिया गया। रेलवे लाइनों के स्लीपरों के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता होती थी, इसलिए इससे जंगलों में गिरावट आई। 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में ओक के जंगल समाप्त हो रहे थे। इससे शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति की समस्या पैदा हो गई, जिसके फलस्वरूप शाही सेना के लिए जहाज़ों के निर्माण के लिए पेड़ों को बड़े पैमाने पर काटा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्धनता और अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पूछ रहा है कि जो भारतीय निर्धनता और अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो जो दादा भाई नौरोजी ने जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारतीय निर्धनता और अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 55, देशी मूल राज्यों के प्रति ब्रिटिश के समान संघ की नीति किस काल में थी? तो पूछ रहा है कि जो देशी मूल राज्यों के प्रति ब्रिटिश के समान संघ की नीति किस काल में थी? तो यह जो 1858 से 1935 तक थी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो देशी मूल राज्यों के प्रति ब्रिटिश की समान संघ की नीति 1858 से 1935 ईस्वी के मध्य हुई थी। 1858 ईस्वी के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधा ब्रिटिश ताज के पास चला गया। इस प्रकार 1935 ईस्वी तक भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 56, 1853 में 1853 में अंग्रेजों ने भारत का रेल मार्ग कहाँ से बनाया जहां पहली ट्रेन चली? तो पूछा कि 1853 में अंग्रेजों ने भारत का रेल मार्ग कहाँ से बनाया जहां पहली ट्रेन चली? तो यह जो बॉम्बे से ठाणे तक बनाया 1825 में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो इंग्लैंड में रेलवे लाइनें 1825 के पश्चात बिछाई जा रही थी,
लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाना अर्थात थाड़े तक बिछाई गई, जहां पहली ट्रेन चली। अगले ही वर्ष कलकत्ता से रानीगंज कोयला क्षेत्र तक रेलवे लाइन बिछा दी गई। क्वेश्चन नंबर 57, 19वीं शताब्दी के भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख औपनिवेशिक शहर थे। पूछ रहा है कि 19वीं शताब्दी के भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख औपनिवेशिक शहर थे। तो जो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, ये सब प्रमुख औपनिवेशिक शहर थे, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास भारत में 19वीं शताब्दी के प्रमुख औपनिवेशिक शहर थे। ये तीनों शहर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। कंपनी के एजेंट मद्रास में वर्ष 1935 से, कलकत्ता में जो कंपनी के एजेंट मद्रास में 1635 से तथा कलकत्ता में वर्ष 1690 से रहने लगे, जिससे कंपनी यहाँ आसानी से अपना व्यापार तथा बम्बई में वर्ष 1616 से प्रशासन का कार्य करती थी। क्वेश्चन नंबर 58, प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में पैदा हुई नई आर्थिक स्थिति का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। पूछ रहा है जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में पैदा हुई नई आर्थिक स्थिति का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में सेना के लिए बलपूर्वक भर्ती, तो हाँ ये सही है। रक्षा व्यय कई गुना बढ़ गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ये भी सही है। करों तथा आयात कर में वृद्धि, ये भी सही है। बट आम चीज़ों की कीमतों में भारी गिरावट आई थी, तो यही गलत है, यही प्रथम विश्व युद्ध में नहीं हुआ था, तो इसका ऑप्शन डी यही गलत है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसमें गलत कथन पूछ रहा है। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी में हुई थी। इसका तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सेना के लिए बलपूर्वक भर्तियां की गई। रक्षा व्यय को कई गुना बढ़ा दिया गया। करों तथा आयात में वृद्धि कर दी गई। चैप्टर नंबर 5, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन वुड डिस्पैच द्वारा सुझाव नहीं था। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जो वुड डिस्पैच द्वारा सुझाव नहीं दिया गया था। तो निम्नलिखित में से कौन वुड डिस्पैच द्वारा सुझाव नहीं है। तो प्रत्येक प्रांत में एक शैक्षणिक विभाग स्थापित होना था, यह वुड डिस्पैच द्वारा सुझाव नहीं था, तो इसका ऑप्शन ए यही सही नहीं है, यही वुड डिस्पैच का सुझाव नहीं था, बाकी सभी सुझाव थे। तो सभी निजी विद्यालयों को सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए, तो ये जो वुड डिस्पैच का सुझाव था तो भी सही है। हर जिले में कम से कम एक सरकारी विद्यालय खोलना चाहिए, ये भी वुड डिस्पैच ने बोला था, तो इसका सी भी सही है। तथा लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित होंगे, तो डी भी सही है, तो इसका ऑप्शन ए यही सही नहीं है। तो भारत की भावी शिक्षा के लिए 1853 में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसने 1854 में एक बृहद योजना तैयार कर अपनी रिपोर्ट लॉर्ड डलहौजी को सौंपी, जिसे वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच कहा गया। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जो वुड डिस्पैच है, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। तो कंपनी के 5 प्रांत बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा पंजाब में एक एक शिक्षा विभाग का निर्माण। दूसरा, सभी निजी विद्यालयों को सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए। तीसरा, हर जिले में कम से कम एक सरकारी विद्यालय खोलना चाहिए। चौथा, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाना चाहिए। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 60, भारत के शैक्षिक इतिहास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो लॉर्ड कर्जन ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया था। कथन 2, वुड डिस्पैच विज्ञप्ति 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो हाँ, जो वुड डिस्पैच विज्ञप्ति जो 1854 में आई थी, इसे भारत के शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तीसरा, 1906 में प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा मुक्त शिक्षा के रूप में पहचान दिलाने वाला प्रथम भारतीय राज्य बड़ौदा था। तो इसमें पूछ रहा कौन से कथन सही है।
तो भारत के शैक्षिक इतिहास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो लॉर्ड कर्जन ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया था। हाँ, कथन एक सही है। कथन दो, वुड विज्ञप्ति 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था, ये भी सही है। 1906 में प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और मुक्त शिक्षा में पहचान दिलाने वाला प्रथम भारतीय राज्य बड़ौदा था, तो कथन 3 भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो भारत के शैक्षिक इतिहास से संबंधित निम्नलिखित कथन सही है। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा सभी शिक्षण संस्थाओं में नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया तथा 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। वुड डिस्पैच या वुड विज्ञप्ति की घोषणा 1854 में चार्ल्स वुड ने की थी। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। इसने भारत में अंग्रेजी के साथ साथ देसी भाषाओं को अपनाए जाने का सुझाव दिया था। 1906 में बड़ौदा के महाराजा जो 1906 में बड़ौदा के महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ भारत के प्रथम शासक थे, जिन्होंने अपने राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की थी। अतः दिए गए कथन में जो तीनों विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मदन मोहन मालवीय किस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो जो पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक थे, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो वर्ष 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। इस विश्वविद्यालय के 2 परिसर थे। मुख्य परिसर वाराणसी में स्थित है, जिसकी भूमि काशी नरेश ने दान की थी। विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर मिर्जापुर जनपद में बरकच्छा नामक जगह पर स्थित है। तो जो विश्वविद्यालय का दूसरा परिषद है, यह जो है मिर्जापुर जनपद में बरकच्छा नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष काल के दौरान निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की थी। पूछा कि भारतीय स्वतंत्रता काल के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जिसने केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत की। तो यह जो एनी बेसेंट ने, तो एनी बेसेंट ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की। तो इसका ऑप्शन ए सही है, एनी बेसेंट। तो 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की थी। 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा इस विद्यालय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया। मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की थी। क्वेश्चन नंबर 63, मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ, की स्थापना किसने की थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना सन 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की गई थी। 1920 में इसे विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया गया तथा भारतीय संसद द्वारा सन 1921 में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास विश्वविद्यालय के साथ साथ बम्बई विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में किस रिपोर्ट की सिफारिशों पर की गई थी। पूछ रहा है कि मद्रास विश्वविद्यालय के साथ साथ बम्बई विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में किस रिपोर्ट पर की सिफारिशों पर की गई। तो यह जो वुड डिस्पैच रिपोर्ट की सिफारिशों पर की गई। तो वुड डिस्पैच रिपोर्ट की सिफारिशों पर 1857 में मद्रास विश्वविद्यालय के तर्ज पर बम्बई विश्वविद्यालय तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो इसका ऑप्शन ए सही है, वुड डिस्पैच। इंग्लैंड के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 1854 के वुड डिस्पैच में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके आधार पर 1857 में वैधानिक अधिनियम द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।